अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमें जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर के हवाले से। अक्सर पेशेंट जो हमारे पास आते हैं वो अल्ट्रासाउंड करवा के जो आते हैं तो उनमें ये डायग्नोज़ होता है कि इनका लिवर जो है वो फैटी है, लेकिन आम लोग जो हैं वो इस मर्ज़ के बारे में ज़्यादा नहीं जानते और इसको इग्नोर करते रहते हैं और कई दफ़ा ऐसा होता है कि ये एक बहुत पेचीदा शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो नाज़रीन, जहाँ तक इसके नाम का तल्लक है फैटी लिवर का, तो इसके नाम से ज़ाहिर है कि जिगर के अंदर, उसके सेल्स के अंदर फ़ैट का ज़्यादा जमा हो जाना, ठीक है ना, इसको हम फैटी लिवर कहते हैं। तो फैटी लिवर जो है ये दो इसकी अहम किस्में हैं, एक नाम अल्कोहलिक है, नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक। तो जो लोग शराब नोशी ज़्यादा करते हैं, शराब ज़्यादा पीते हैं, उनके जिगर के अंदर चर्बी ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फैटी लिवर। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शराब तो नहीं पीते लेकिन उनके जिगर के अंदर जो है वो चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है और उसके जो जिगर जो है वो हार्ड होना शुरू हो जाता है। तो इसकी आजकल जो है ये अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इसका 1/4 लोग जो हैं वो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं और उससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि जिगर आपके जिस्म का दूसरा बड़ा आर्गन है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं ये हमारा जिगर जो है ये उसको उसके अज़्ज़ा को प्रोसेस करने में और उसको हज़म करने में और उस खून के अंदर से जो गंदे मादे होते हैं उनको फ़िल्टर करने में ये हमारी मदद करता है। तो अगर जिगर जो है उसके अंदर फ़ैट ज़्यादा जमा होना शुरू हो जाए तो ये सारा निज़ाम जो है ये दरम बरम हो जाता है। अगर ज़्यादा फ़ैट जमा हो जाए और ये फ़ैट दूसरे दर्जे में चली जाए तो इसको हेपेटिक स्टेनोसिस भी कहते हैं, कि जिसके अंदर उसकी नालियाँ जो हैं वो बहुत तंग हो जाती हैं और उसके जो सेल्स हैं वो ज़्यादा डेड होना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इसकी वजूहात क्या हैं। वैसे तो आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि फ़ैटी लिवर की वजूहात क्या हैं, यानी इसकी बेसिक वजह क्या है कि बाज़ लोगों के जिगर के अंदर फ़ैट क्यों ज़्यादा जमा होती है और बाज़ लोगों के जिगर के अंदर फ़ैट ज़्यादा जमा नहीं होती, इसकी वजह क्या है। लेकिन कुछ ऐसे अवामल हैं जो इसकी वजह बनते हैं, जैसे हमल के दौरान ऐसा होता है और चिकनाइयाँ ज़्यादा खाने की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, कि जब आपके सेल पर जो जिस्म के सेल्स हैं वो ग्लूकोज़ को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करते तो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से भी ये मसला होता है। कुछ अद्वियात ऐसी हैं जो इस मर्ज़ की वजह बनती हैं और नींद पूरी ना करना, ज़हनी उलझन और बेचैनी, इस तरह की जो है इसकी वजह हैं ये चीज़ें। अब हम बात करते हैं कि ऐसा मरीज़ जिसका लिवर जो है फैटी है तो उसमें कौन कौन से सिम्पटम जो हैं वो शो होंगे। तो आम तौर पे ये होता है कि मरीज़ को बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, उसकी जिल्द पीली हो जाती है, आँखों की रंगत पीली हो जाती है, ज़हनी तौर पे मरीज़ को उलझन बहुत ज़्यादा होती है, उसको भूख नहीं लगती, ठीक है ना, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, उसको चक्कर आते हैं, सर दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ठीक है ना, और हाज़मे का निज़ाम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह की इसके अंदर कुछ अलामात होती हैं। तो जहाँ तक इसकी प्रिवेंशन का तल्लक है, इसकी रोकथाम का तल्लक है, तो मरीज़ को चाहिए कि वो मुतवाज़न ग़िज़ा खाए, ज़्यादा जमने वाली चर्बी जो है वो ना खाए, एनिमल फ़ैट जो है उससे वो परहेज़ करे, फल और सब्ज़ियाँ ज़्यादा इस्तेमाल करे, रोज़ाना जो है वर्जिश करे और तली हुई चीज़ें ना खाए, नींद पूरी करनी चाहिए, हर तरह की ज़हनी उलझन से बचना चाहिए और पेन किलर्स और इस तरह की अद्वियात जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। और अहम बात यह है कि शुगर के मरीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है और कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हाई ब्लड प्रेशर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप इख्तियार करके या जिन चीज़ों को इस्तेमाल करके आप काफ़ी हद तक जो है इस मर्ज़ से बच सकते हैं। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है।
تو ہومیوپیتھی میں فیٹی لیور کے لیے 82 سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں، اور جو اپنی علامات کے تحت اور مریض کی ذہنی اور جسمانی علامات کو سامنے رکھتے ہوئے تجویز کی جاتی ہیں۔ تو ناظرین، آج اس ویڈیو میں جس میڈیسن کا میں ذکر کر رہا ہوں اس کا نام ہے ونیڈیم میٹیلیکم۔ یہ ایک دوا دانت سے بنتی ہے جس کو ڈاکٹر برنٹ نے پروو کیا ہے، اور ڈاکٹر برنٹ جو کہتے ہیں کہ انہوں نے فیٹی لیور کے کافی پیشنٹ جو ہیں اس دوا سے ان کو ٹھیک کیا ہے۔ اس دوا کے دوران کیا ہوتا ہے کہ مریض کا جو دل ہوتا ہے اس کا عمل بہت سست ہوتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، اس میں یہ فیٹی لیور اور فیٹی ہارٹ کے لیے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ جب کہ مریض کو چھاتی پہ بوجھ محسوس ہو، بعض کا تو مریض کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا دل جو ہے اس کو دبایا گیا ہوا ہے، کمپریس کیا ہوا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور شاہراہ کے اندر مزید بلڈ جو ہے وہ جانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ میڈیسن جو ہے یہ اس کو آکسیجن کیریئر بھی ہم کہتے ہیں، کہ یہ خون میں شامل ہو کر اس میں آکسیجن جو ہے اس کو پوری باڈی تک پہنچاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہیموگلوبن کی مقدار کو بڑھاتی ہے۔ اس میڈیسن کے استعمال سے انیمیا کا علاج بہت زبردست طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح انتھروما کا جو مرض ہوتا ہے، جب دماغ کے اندر اور اس کی شریانوں کے اندر جو ہے وہ فیٹ زیادہ جمع ہو جائے اور اس کو ختم کرنے کے لیے یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے۔ آرٹیریو سکلیروسس کا جو پرابلم ہوتا ہے جس میں شریانیں اندر سے تنگ ہو جاتی ہیں اور ان کے اندر پلاک بن جاتے ہیں، تو اس کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ خون کی کمی اور سوکھا پن کے لیے یہ میڈیسن جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر پروٹین آ رہی ہو پیشاب کے اندر، اس میں البیومن آ رہی ہو اور خون آ رہا ہو پیشاب کے اندر، تو یہ میڈیسن جو ہے یہ اس چیز کو بھی ٹھیک کرتی ہے۔ تو ناظرین، جہاں بھی خون کے اندر ان کی نالیوں کے اندر جو ہے فیٹ جو ہے وہ زیادہ جمع ہوگی، تو ونیڈیم میٹیلیکم جو ہے ایک زبردست میڈیسن جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین، ہر دوا کو اس کی علامات کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، اور میڈیسن جو ہے اس کا چناؤ ایک بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے، یہ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے۔ تو آج کل کا جو ٹرینڈ ہے، میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں اس بات کو ضرور دہراتا ہوں کہ خود علاجی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے یہ پرابلم ہے اور میں کون سی میڈیسن کھا لوں۔ تو ناظرین، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے قریبی کسی ڈاکٹر کو چیک کروائیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کا مرض ٹھیک نہیں ہو رہا اور کوئی بھی آپ کو پرابلم ہے تو ہم سے رابطہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں سے ضرور رابطہ کیجئے گا۔ ناظرین، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔